नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 3 जुलाई 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़ पेपर डिस्कशन वीडियो है ये। आज हम लोग दैनिक जागरण के कुछ अच्छे न्यूज़, द हिंदू के कुछ अच्छे आर्टिकल और बिहार स्पेशल का भी एक न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखा कीजिए क्योंकि आपका पीटी एग्जामिनेशन नज़दीक है और पीटी के बहुत सारे फैक्ट मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें मैं सीखता हूं, इसलिए आप लोग भी गुरु के तौर पर मेरे लिए काम करते हैं कभी कभी, तो आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये तो अपना पॉलिटिकल न्यूज़ हो गया, ये अपने काम का है नहीं। हेडलाइन मुझे दिखाना होता है तो मैं हेडलाइन दिखा रहा हूँ आपको। अगले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि बिना समय बर्बाद किए कम से कम चीज़ों में आपका अच्छा बन जाए और समय आपका बिल्कुल बर्बाद ना हो, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऊर्जा क्षेत्र में एक और वैश्विक संगठन का नेतृत्व करेगा भारत और फ्रांस मिलकर एक संगठन बना रहे हैं, जिसकी बात हम लोग करेंगे। इसका अगला न्यूज़ डिटेल में है कि भारत में रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का काम तेज़ी से चल रहा है। इस क्षेत्र में वैश्विक अगुवा के तौर पर स्वयं को स्थापित करने के लिए भारत ने पहले फ्रांस के साथ मिलकर ISA का निर्माण किया है। मैं ISA आपको बताऊँगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और अब इसी तर्ज पर वैश्विक बायोफ्यूल संघ के गठन की तैयारी कर रहा है। वैश्विक बायोफ्यूल संघ, वैश्विक बायोफ्यूल संघ की गठन की तैयारी किसके साथ मिलकर भारत कर रहा है? तो फ्रांस के साथ मिलकर भारत कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये डिटेल में न्यूज़ दिया हुआ, अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद मैं आपको ISA के बारे में डिटेल बताऊँगा और इसके बारे में बताऊँगा। GBA ग्लोबल बायोफ्यूल एसोसिएशन, क्या नाम दिया गया है? ग्लोबल बायोफ्यूल एसोसिएशन, GBA की बात हो रही है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस एकमात्र वैश्विक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में है, अपने गुरुग्राम में है इसका हेडक्वार्टर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। पहले देखते हैं ये न्यूज़ क्या है कि बायोफ्यूल, जीवाश्म ईंधन आधारित फॉसिल फ्यूल्स की आपूर्ति के लिए हमेशा तेल उत्पादक देश संगठन ओपेक पर निर्भर रहने वाला भारत रिन्यूएबल ऊर्जा के ज़माने में इस हालत में नहीं रहना चाहता। एक तरफ देश में रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का काम तेज़ी से चल रहा है, तो वहीं भारत ने इस क्षेत्र में वैश्विक अगुवा के तौर पर स्थापित होने के लिए भी कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस तैयारी के साथ ही पहले भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर ISA का गठन किया था और अब इसी तर्ज पर GBA का गठन कर रहा है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन कर रहा है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर जब आप वीडियो देखें तो एक ही बार में आपको याद हो जाए कि हाँ भाई, GBA के जैसे ही नाम आया आप बोलेंगे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, भारत फ्रांस के साथ मिलकर गठन की तैयारी कर रहा है। इससे पहले भारत ने ISA का गठन किया था फ्रांस के साथ मिलकर। ISA के बारे में अभी आपको डिटेल बताऊँगा। इस बार भारत इस कोशिश में अमेरिका और ब्राज़ील भी साथ होंगे। कौन कौन साथ होंगे? अमेरिका और ब्राज़ील भी साथ होंगे। और जिस तरह से ISA में बाद में दर्जनों देशों को जोड़ा गया, उसी तरह GBA में भी नए नए देशों को शामिल किए जाएंगे। इसकी घोषणा इसी महीने होने जा रही है। GBA के बारे में पिछले महीने PM मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वाशिंगटन में हुई द्विपक्षीय वार्ता में सहमति बनी थी। दोनों नेताओं ने इसकी तैयारी का स्वागत किया और इसकी जुलाई 2023 में घोषणा किए जाने पर भरोसा जताया गया है। इसी महीने में इसकी घोषणा की जा सकती है। फरवरी 2023 में भारत यात्रा पर आए दुनिया के कई देशों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने GBA को लेकर बातचीत हुई है। भारत ने बायोफ्यूल सेक्टर में अमेरिका, ब्राज़ील जैसे दिग्गज देशों से लेकर छोटे छोटे देशों के साथ लेकर चलने की नीति बनाई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ISA क्या होता है। उससे पहले इसमें देखते हैं कुछ और चीज़ें दी हुई हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस अब तक कितने देश बन गए हैं? 115 सदस्य देश इसके हो गए हैं। वैश्विक ऊर्जा मंच पर इसका अहमियत लगातार बढ़ता जा रहा है। GBA का पहला उद्देश्य बायोफ्यूल शोध व विकास को तेजी से बढ़ावा देना है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि GBA के भारत गठन की बात कर रहा है, GBA के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ग्लोबल बायोफ्यूल को लेकर रिसर्च और बायोफ्यूल को लेकर जागरूकता, बायोफ्यूल को लेकर विकास को तेज़ी गति मिलेगी क्योंकि अलग अलग देश इसमें जुड़ेंगे। तो भारत ने, देखिए लिखा हुआ है कि भारत ने वर्ष 2018 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी घोषणा की, जिसमें जून 2022 में आवश्यक बदलाव किया गया है। इसके तहत देश में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री को वर्ष 2030 के जगह पर 25-26 से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। पेट्रोल में 20% क्या होगा? एथेनॉल मिश्रित किया जाएगा, जिससे क्या होगा? पॉल्यूशन कम होगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी क्योंकि एथेनॉल का उत्पादन कृषि उत्पादों से किया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कब से शुरू किया जाएगा इसको? 2025-26 से ही अब शुरू कर लेंगे। पहले हमने लक्ष्य रखा था 2030 तक का, लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि 2025-26 से ही इसको शुरू किया जाए।
यहाँ पर देखिए उसके मुताबिक अप्रैल 2024 से ही भारत पूरे देश से 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री शुरू करने में सक्षम होगा। हाल ही में देश के 11 राज्यों में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री का काम प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। पेट्रोल में क्या होगा, 20% एथेनॉल मिला हुआ होगा। अब आईएसए देख लेते हैं क्या होता है। देखिए कुछ समय पहले का न्यूज़ है, जिस समय क्या हुआ था कि आईएसए को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यूएन में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। तो उस समय का न्यूज़ है ये। अब इसको देख लेते क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन संयुक्त राष्ट्र के बीच नियमित और बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने में मदद करेगा, जिससे एक वैश्विक ऊर्जा विकास में सहयोग मिलेगा। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की चौथी महासभा आयोजित की गई, जहाँ पर 115 नहीं 108 नहीं 115 देश हैं। 115 देशों ने विधानसभा में भाग लिया, जिसमें 74 सदस्य देश, 34 पर्यवेक्षक, 23 भागीदारी संगठन, 33 विशेष आमंत्रित देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में हमें नहीं जानना, वो पता ही है। आईएसए के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बीपीएससी का ध्यान अभी तक नहीं गया है इस पे, और जल्दी उसका ध्यान जाने वाला है। तो आप पहले से ही सचेत हो जाइए कि आईएसए क्या होता है, इसके बनाने के क्या क्या बेनिफिट हैं, और भारत इसको बनाने में लीडिंग देश है। भारत ने इसका विचार रखा था, मोदी जी ने इसका विचार रखा था फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल संगठन है, यानी कि गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट करती है, जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। मतलब पैसा और टेक्नोलॉजी की लागत को कम करके सोलर जो एक्टिविटी होती है, सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस करना है, उसको हमें बढ़ाना है। ओके। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSO WOGO को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है, जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करना था। जब शुरुआत में ये बना था तो इसमें लाया गया था कि कर्क रेखा, यानी कि कितना होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। ये सब पता होना चाहिए भाई, बीच से विषुवत रेखा गुजरती है, ये सब पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, उष्णकटिबंध कहते हैं इसको। ये चीज़ तो क्लियर होगा, पढ़ा होगा आपने बचपन में, अभी भी पढ़ा होगा। इसको क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंध। इसमें सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो मोदी जी ने विचार रखा था कि इसमें जो देश है ना, उनको क्या करना चाहिए, सोलर अलायंस में शामिल होना चाहिए। आईएसए में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होना चाहिए। जो देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देश हैं पूरी दुनिया के, उनमें सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, जिसमें भारत भी आता है, विषुवत के देश आएंगे, और आपका दक्षिण जो अपना प्रायद्वीप है उसके भी देश आएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना। तो इस तरह के देशों को इसमें शामिल करना था, कर्क और मकर रेखा के बीच के देशों को। लेकिन बाद में क्या हुआ, कर्क और मकर रेखा के बाहर के जो देश हैं उनको भी शामिल किया गया। उन्होंने बोला सूरज की रोशनी तो हमें भी प्राप्त होती है भाई साहब, कम और ज़्यादा जरूर, लेकिन प्राप्त तो हमें भी होती है। तो अब इसमें कोई भी सदस्य इसके हो सकते हैं। लेकिन शुरुआत में क्या था कि आईएसए के सदस्य जो वही होंगे जो कर्क और मकर रेखा के बीच के देश हैं। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करना है। लॉन्च क्या है, यह एक भारतीय पहल है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति 30 नवंबर 2015 को फ्रांस पेरिस में UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन करके जो है पक्षकारों के COP21, इसको भी ध्यान रखेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में इस पर समझौता हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, पेरिस सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट सम्मेलनों में। सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था, जो पूर्ण रूप से आंशिक रूप में कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं। सदस्य कौन है, अमेरिका के शामिल होने के बाद कुल 101 सदस्य हैं, गलत है, अब अपडेट हो गया है, 115 सदस्य हो गए हैं इसके। मुख्यालय, इसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। कहाँ पर है, तो गुरुगांव में इसका अपना मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा का विस्तार हेतु प्रमुख चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करना है। नया आईएसए कार्यक्रम क्या है, सौर PV पैनल और बैटरी उपयोग, अपशिष्ट एवं सौर और हाइड्रोजन कार्यक्रम के प्रबंधन पर नए आईएसए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। नई हाइड्रोजन पहल का उद्देश्य सौर बिजली के उपयोग को वर्तमान USD 5 प्रति किलोग्राम की तुलना में अधिक किफ़ायती दर पर हाइड्रोजन का उत्पादन
सक्षम बनाना है तथा इसके तहत USD 2 प्रति किलोग्राम तक लाना है। भारत के कुछ सौर ऊर्जा पहलें, भारत सरकार का अपने देश में कौन कौन सी सौर ऊर्जा पहल चल रही है, जैसे आपने कुसुम कार्यक्रम का नाम सुना होगा, जिसमें क्या है, किसान क्या करेंगे, अपने खेत में सौर ऊर्जा का भी उत्पादन करेंगे और उसको सरकार को बेच भी सकते हैं ग्रिड की सहायता से। राष्ट्रीय सौर मिशन क्या है, ये जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक हिस्सा है। भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने हेतु देश भर में सौर ऊर्जा के प्रसार के लिए पारिस्थितिक तंत्र का विकास करना है। INDC का लक्ष्य क्या है, इसके तहत वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट ग्रिड से जुड़े ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की अभिकल्पना की गई है। ओके, यह गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित कर क्षमता प्राप्त करना और 2005 का स्तर से अपने GDP के उत्सर्जन तीव्रता को 33% से 35% तक कम करने हेतु भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्य के अनुरूप है। 2005 में अगर हमारे देश में 100 किलो मान लीजिए उत्पादन होता था गैर रिन्यूएबल सोर्सों से, तो उसको कम करके कहाँ पर ले आना है, 65% तक कम कर लेना है कम से कम। तो यही लक्ष्य रखा गया था इसके तहत। और भी बहुत सारी हमारी पहलें हैं और इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ISA को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ISA सवाल UPSC में ही पूछा गया है और आपसे भी पूछा जा सकता है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं और ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस तो आपको याद रहेगा ही, इतनी बार मैंने बता दिया है कि याद रहेगा। इसी महीने इसकी घोषणा भी हो जाएगी, तो और भी ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसको पढ़ लेंगे। अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, SCO के शिखर सम्मेलन 15 समझौतों पर लगेगी मुहर। SCO का शिखर सम्मेलन हो रहा है, भारत अध्यक्षता कर रहा है। इस बार भारत में ही होना था, लेकिन ऑनलाइन हो रहा है, क्योंकि SCO के मेंबर जो हैं, जैसे पुतिन है, राष्ट्रपति पुतिन, वो नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए भारत सरकार ने क्या किया कि ऑनलाइन ही कर लिया इसको। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन मंगलवार को सदस्य देशों के बीच 15 समझौतों पर अंतिम मुहर लगाने की संभावना है। ये समझौते आपसी कारोबार को बढ़ावा देने, नए सदस्यों को शामिल करने, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, युवा मामले, देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, आपसी कारोबार, नए सदस्यों को शामिल करना, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग। इसी में मैं आज आपको रैट्स के बारे में बताऊंगा। ये क्या है, ये एक संगठन है, SCO के तहत है, काम करता है और ये एंटी टेररिस्ट संगठन के तौर पर काम करता है। देखिए अगला क्या लिखा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र से जुड़े होंगे। इस समझौते को लेकर मई 2023 से विदेश मंत्रियों की बैठक में सहमति बनी थी, जिस पर अब सिर्फ नेताओं की मुहर लगनी बाकी है। बैठक वर्चुअल तरीके से होगा। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ भी हिस्सा लेंगे। इस बार शिखर सम्मेलन के एजेंडे में SCO के विस्तार का मुद्दा भी प्रमुख रहने वाला है। 2 देशों को, ईरान और बेलारूस को पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। किसको शामिल किया जाएगा, ईरान को। और ईरान को शामिल करने में भारत ने बहुत बड़ा योगदान निभाया है SCO में। और बेलारूस को कौन शामिल करना चाहेगा, तो इसको रूस शामिल करना चाहेगा बेलारूस को। ओके, बेलारूस को पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा, जबकि म्यांमार, UAE, बहरीन, कुवैत व मालदीव को वार्ता सलाहकार के तौर पर शामिल किया जा रहा है। कालांतर में सभी वार्ता सलाहकार देश को पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर शामिल किया जा सकता है। मंगलवार को होने वाली बैठक एक सत्र में ही होगी। नए पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी इसमें शामिल होंगे। इस तरह से अगले वर्ष SCO के मौजूदा 8 देशों के जगह पर 10 देशों का संगठन हो जाएगा। चीन व रूस इस संगठन को तेजी से विस्तार देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ये बता दूं कि SCO जो है, ये जब शुरुआत में हुआ था तो यह दुनिया का 8 देशों का संगठन है, जिसकी शुरुआत 15 जून 2001 को हुई थी। इसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। अब ईरान और बेलारूस भी शामिल हो जाएंगे, तो 10 देश हो जाएंगे। मैं आपको क्या बता रहा था कि SCO जो है, इसकी आधिकारिक भाषा कौन कौन सी, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे। SCO की आधिकारिक भाषा अभी 2 है, इसको भी ध्यान रखेंगे, इसको लेकर भी विवाद चल रहा है। SCO की एक आधिकारिक भाषा है आपका रूसी भाषा जो है, और दूसरी है मंडारिन। मंडारिन कहाँ की भाषा है, तो ये है आपका चाइनीज़ भाषा को बोला जाता है, मंडारिन भाषा है ये। तो 2 है। अभी इसमें मांग हो रही है कि अंग्रेजी को भी इसमें आधिकारिक भाषा के तौर पर शामिल किया जाए। SCO के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ। 2001 में इसकी स्थापना दरअसल चीन ने की थी, शंघाई 5 के नाम से। क्यों किया था, तो उसको अपना सीमा विवाद सुलझाना था। जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब देशों से उसको सीमा विवाद सुलझाना था। लेकिन बाद में से रूस भी शामिल हो गया, फिर बाद में भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गए। क्षेत्रीय संगठन के तौर पर इसका उभार बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। तो अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। रैट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि SCO रैट्स संघाई सहयोग संगठन का एक अस्थायी निकाय है। इसका उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में
क्या लिखा है इसके खिलाफ लड़ाई में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। एससीओ रैट्स का मुख्य कार्य समन्वय और सूचना साझा करना है। ओके, एक सदस्य के रूप में भारत ने एससीओ रैट्स की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। भारत का स्थायी सदस्यता इसे अपने परिप्रेक्ष्य के लिए सदस्यों के बीच अधिक समझ को सक्षम बनाएगी। देखिए और क्या लिखा हुआ है कि एससीओ का रैट्स जो है दरअसल में क्या काम करती है, आतंकवाद से जुड़े हुए चीज़ों पर लगाम लगाने की कोशिश करती है। आतंकवाद से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर एससीओ देशों के बीच में सूचना के साझाकरण को भी आसान बनाती है। सूचना का साझाकरण का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए भारत को कोई इंटेलिजेंस प्राप्त होता है कि चीन में कोई अटैक होने वाला आतंकवादी घटनाओं का, या भारत को प्राप्त होता है कि तजाकिस्तान में कोई अटैक होने वाला है या रूस में कोई अटैक है, तो भारत सरकार क्या करेगा, रैट्स के माध्यम से, आरएटीएस के माध्यम से हम साझा कर सकते हैं एससीओ देशों को कि अलर्ट हो जाओ, यहाँ पर ये दुर्घटना होने वाली है, यहाँ पर ये अटैक होने वाला है। इस तरह की चीज़ों के लिए एससीओ को बनाया गया था। एससीओ सिर्फ यही नहीं करता है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक्टिवली जो आतंकवादी घटनाओं को सपोर्ट करते हैं उन पर लगाम लगाने की भी कोशिश करता है। और सोचिए कितना ज़्यादा विरोधाभास है दुनिया में संगठनों के मामलों में कि इसका संगठन का सदस्य कौन है। अब आप समझ ही गए होंगे कि कितना सा अच्छा काम कर रहा है एससीओ। अगर वाकई अच्छा काम करता तो ये आदमी तो संगठन में नहीं शामिल होता। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ऊपर भी एक न्यूज़ था जो मैं बता देता हूँ। देखिए क्या था कि हाल ही में 2021 का न्यूज़ है कि हाल ही में भारत ने 1 वर्ष की अवधि 28 अक्टूबर 2021 के लिए संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्षता भी ग्रहण किया था। तो आपसे पीटी में ये पूछा जाएगा कि भारत ने कभी आरएटीएस का अध्यक्षता किया हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ 2021 में ही हमने अध्यक्षता की थी आरएटीएस की। इसके अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एनएससीएस ने भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के सहयोग से समकालीन खतरे के माहौल में साइबर स्पेस की सुरक्षा पर एक सेमिनार का आयोजन भी किया था। ये चीज़ क्लियर रहेगा आपको। रैट्स के बारे में बता दिया है मैंने आपको। एससीओ के बारे में तो पता ही है। 15 जून 2021 को संघाई में इसकी स्थापना हुई थी। एससीओ 2001 में कौन कौन शामिल थे, तो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। बाद में इसमें और भी देश शामिल होते गए और इसकी आधिकारिक 2 भाषाएं हैं। और आपको ये बताना है सर्च करके कि आरएटीएस का मुख्यालय कहाँ पर है। कुछ तो होमवर्क दूंगा ना, और ये पूछा जाएगा कि आरएटीएस का मुख्यालय कहाँ पर है। इन्हीं देशों में से एक है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, इन्हीं में से एक स्थान में है इसका मुख्यालय। ओके, अगले टॉपिक पर चलें। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ऐसे बच्चों के मामले की समीक्षा करें जिन्हें गोद लिया जा सकता है, स्मृति ईरानी जी ने बोला है। और देखिए बच्चों को गोद लेने के मामले में अपने देश में कुछ कानून बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही कड़े बनाए गए हैं। कुछ कानून इसमें लैंगिक भेदभाव वाले भी हैं। जैसे सिंगल मदर जो है वो किसी बच्चे को गोद ले सकती है, लेकिन सिंगल फादर जो होता है वो किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है। तो इसको लेकर भी बार बार इस चीज़ पर चर्चा होती रहती है और सेंसिटिव मुद्दा होता है थोड़ा सा। तो एक संगठन है कारा, क्या बोला जाता है उसको, CARA। ये क्या करती है, यही बच्चों के गोद लेने संबंधी और बच्चों के जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों से जुड़े हुआ कानूनी जितने भी प्रावधान होते हैं सुरक्षा संबंधी, सारा काम यही संगठन करती है। भारत सरकार की ये संगठन है। तो कारा के बारे में हम लोग जांच लेते हैं और यहाँ पर भी इसकी चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को बाल कल्याण समिति से बाल देखभाल घरों का दौरा करने और बड़े बच्चों के मामलों में समीक्षा करने को कहा है, जिन्हें जल्द से जल्द गोद लेने के लिए स्वतंत्र किया जा सकता है। बाल देखभाल गृह में रहने वाले कई बच्चे गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश भर में बाल देखभाल घरों में लगभग 66,000 बच्चे रहते हैं। उनमें से 3,000 से भी कम बच्चे गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं, जिनको गोद लिया जा सकता है। बाकी को गोद नहीं लिया जा सकता है, स्वतंत्र नहीं होते हैं वो। उन बच्चों को सरकार अलाउ नहीं करती है गोद लिए जाना। ओके, बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण पर एक क्षेत्रीय संगोष्ठी में ईरानी ने CWC से बाल देखभाल घरों का दौरा करने, बड़े बच्चों के मामले की समीक्षा करने के लिए कहा है। अब हम क्या करेंगे, कारा के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो ये सब काम करती है और वहां से सवाल पूछे जाते हैं। इस आंकड़े को भी ध्यान में रखिएगा कि 66,000 बच्चों का देखभाल अभी भारत सरकार कर रही है करीब में, और इसमें से मात्र 3,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको गोद लेने के लिए स्वतंत्र रूप से अनुमति दी गई है। बाकी बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकता। ओके, कुछ दिन पहले कारा का एक आंकड़ा भी आया था।
जिसमें बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा सामने आया था हमारे समाज के बारे में कि देश में गोद लेने के लिए सर्वोच्च निकाय केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी कारा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में दिव्यांग बच्चों को गोद लेने वाली संख्या में प्रति वर्ष कमी हो रही है, जबकि विदेशी माता पिता द्वारा दिव्यांग बच्चों को गोद लेने की संख्या में पिछले वर्ष 50% की वृद्धि हुई। विदेश के जो लोग आते हैं वो भारत से दिव्यांग बच्चों को गोद अधिक ले रहे हैं, जबकि भारत के जो लोग होते हैं वो दिव्यांग बच्चों को गोद नहीं लेते हैं, ऐसा आंकड़ा आया था। प्रमुख बिंदु क्या है, अब इस पर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, हमें किस पर बात करनी है, मुख्य रूप से हमें कारा के बारे में बात करनी है और नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये संगठन नाम की कोई एग्जिस्ट करती है, कभी पीटी मेन से पूछ लिया जाता है तो आप वहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, या निबंध वगैरह में इनडायरेक्टली भी आप उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक का मतलब क्या होता है, एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया, अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, सांविधिक इसको बोलते हैं। और संवैधानिक क्या होता है, जिसका आर्टिकल संविधान में लिखा होता है, संविधान के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है, दोनों में फर्क होता है। यह भारतीय अनाथ बच्चों के पालन पोषण देखभाल करने गोद लेने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण को भारतीय बच्चों को भारत एवं अंतर्देशीय स्तर पर गोद लेने संबंधी प्रक्रिया को मॉनिटर एवं विनियमित करने का अधिदेश प्राप्त है। केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण को हेग कन्वेंशन 1993 किससे संबंधित है, तो बच्चों के देखभाल उनके गोद लेने से संबंधित है। हेग कन्वेंशन के बारे में यूपीएससी ने पीटी में पूछा था और आपसे भी पूछा जा सकता है। अंतर्देशीय स्तर पर गोद लेने संबंधी प्रक्रिया विनियमित करने हेतु केंद्रीय प्राधिकरण बनाया गया है। इस कन्वेंशन को भारत सरकार के द्वारा 2003 में अनुमोदित किया गया था। हेग कन्वेंशन पर क्या भारत सरकार ने समझौता में हस्ताक्षर किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है। 2003 में भारत सरकार ने इसको साइन किया। कब हुआ था हेग कन्वेंशन? तो 1993 ईस्वी में हुआ था। और ये किससे संबंधित है, तो अंतर्देशीय गोद। मान लीजिए भारत का कोई आदमी अमेरिका किसी बच्चे को गोद लेना चाहे, अमेरिका का कोई आदमी भारत के किसी बच्चे को गोद लेना चाहे, तो इस संगठन के पास इसमें समझौता हुआ था। और भारत के पास ये अथॉरिटी किसके पास है, तो भारत के पास कारा के पास है। कारा किस मंत्रालय के तहत काम करती है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। कुछ समय पहले एक मूवी भी आई थी जिसके कारण भी ये संगठन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। और उससे पहले एक न्यूज़ आया था कि अमेरिका में एक बच्चे की मौत हो गई थी जिसको यहाँ से गोद लेकर गए थे, वहाँ के एक दंपत्ति थे जो, है ना। तो अगले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो पीटी फैक्ट से संबंधित है। इसका नाम है हर वे, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, हिज और हर तो पढ़ा होगा ना आपने, हर वे। ओके, ये आप ध्यान में रखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि IIT-IIM धनबाद में बना AI आधारित ऐप बिना इंटरनेट भी बताएगा लोकेशन। दरअसल महिलाओं की सुरक्षा संबंधी ये ऐप बनाया गया है और इसका नाम रखा गया हर वे। ओके, देखिए क्या लिखा हो, महिला और सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों को IIT धनबाद और IIM धनबाद में IIT और IIM धनबाद में एक तकनीकी नवोन्मेषण ने नई राह लिखाई है। संस्थान की लेडी गार्ड टीम ने हरवे ऐप तैयार किया है जो महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा कवच को सशक्त करने में सक्षम होगा। आपसे पूछा जा सकता है हरवे ऐप किससे संबंधित है? ये महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा से, महिला सुरक्षा संबंधित है मुख्य रूप से। यह ऐप गंतव्य को जानने वाला सबसे सुरक्षित रास्ता बताने के लिए संकट की घड़ी में लोकेशन की जानकारी पुलिस व स्वजन तक पहुंचाएगा। देखिए मान लीजिए कोई ऐसा इमरजेंसी कंडीशन हो जाए, वैसे तो दिल्ली वगैरह में अगर आप चढ़ेंगे कैब वगैरह में तो उसमें पैनिक बटन होता है, बस वगैरह में भी पैनिक बटन इंट्रोड्यूस किया गया है और कई सारे फ़ोन में भी ये सुविधा दी गई है, भारत सरकार के द्वारा फोर्सफुली किया जा रहा है कि आप पैनिक बटन दीजिए। पैनिक बटन क्या होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन जैसे ही आप उस बटन को लॉन्ग टर्म के लिए प्रेस करते हैं तो क्या होगा, उसका लोकेशन पुलिस के पास चला जाता है, लोकल अथॉरिटी के पास चली जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा हो गया है कि बीते मार्च में ऐप को IIT हैक फेस्ट 2023 में सराहा गया। शीर्ष 3 नवोन्मेषण में शामिल है। संस्थान के द्वारा तकनीक के पेटेंट के लिए आवेदन भी किया जा चुका है। उसके बाद से क्या लिखा है, सुरक्षित गंतव्य भी बताएगा। जीवन को सुगम बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का प्रयोग बढ़ गया है। हरवे ऐप तैयार करने वाली टीम के लीडर अनुराग मिश्रा बताते हैं कि AI से लैस इस ऐप में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि यदि मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट सेवा नहीं है तो भी यह काम करता रहे। इसके अलावा उपयोगकर्ता महिला ऐप में लोकेशन डालकर गंतव्य का सुरक्षित रास्ता भी पता कर सकती है। और अनुराग कहते हैं कि ऐप में मशीन लर्निंग का भी प्रयोग किया गया है जो फीड डाटा का आधार पर उपयोगकर्ता को जानकारी उपलब्ध करवा देगा। आपको ये पता होना चाहिए, अगर महिला सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों के बारे में आप आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लेखन करते हैं, तो वहाँ पर भी आप इसका धड़ल्ले से उपयोग कीजिएगा।
कि इंटरनेट ऑफ होगा तब भी ये लोकेशन पहुंचा देगा। यानी कि थोड़े दिनों बाद ये सामान्य मोबाइल के लिए भी लॉन्च किया जा सकेगा, जो आपका इंटरनेट के बिना वाला मोबाइल होता है छोटे छोटे, उसके लिए भी लॉन्च किया जा सकेगा। कहाँ पर लॉन्च किया गया, किसने बनाया इसको, तो IIM धनबाद की टीम ने इसको बनाया है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, हरवे ऐप को। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक ये नवाज शरीफ के बारे में नहीं है, इस घटिया आदमी के ऊपर रहेंगे हम लोग। सिंगापुर में दयानंद सरस्वती की जयंती पर हेरिटेज गैलरी व भित्ति चित्र का निर्माण किया गया है। सिंगापुर में दयानंद सरस्वती जी की जन्मदिन मनाई गई है। भारत में लोग इनको शायद भूल गए हैं, कहीं पर भी मुझे ऐसा कुछ तो दिखा नहीं। सिंगापुर में हिंदी भाषी लाखों लोगों ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती बहुत धूमधाम से मनाई है। रविवार को उन्होंने आर्य समाज के 96 वर्षीय परिसर में विशाल भित्ति और एक नई विरासत गैलरी बनवाई। दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। देखिए, मार्टिन लूथर किंग दो हुए हैं, एक मार्टिन लूथर किंग सीनियर और एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं तो हिस्ट्री आपका लंगड़ा रहता है, मतलब कि आप वर्ल्ड एस्पेक्ट में नहीं समझ पाते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हुए हैं वो अमेरिका में हुए थे और उन्होंने ब्लैक मूवमेंट चलाया था, ब्लैक राइट्स मूवमेंट चलाया था। गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। भारत बहुत बार आए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और भारत आकर उन्होंने गांधी जी के बारे में पढ़ा, आंदोलन कैसे होता है, सत्याग्रह कैसे होता है, अहिंसक आंदोलन कैसे होता है। यूरोप में अहिंसक आंदोलन का चलन था ही नहीं। भारत से सीखा है उन्होंने अहिंसक आंदोलन किसको कहते हैं, गांधी जी से सीखा है अहिंसक आंदोलन किसको कहते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग को अगर आप UPSC का एग्जाम देते हैं तो इथिक्स में उनको पढ़ना होता है, व्यक्तित्व में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मैं बात कर रहा हूँ। मार्टिन लूथर किंग सीनियर जो थे वो चर्च के भेदभाव और बाइबल के भेदभाव के खिलाफ लड़ने वाले सबसे प्रमुख लोगों में से एक थे यूरोप के। मार्टिन लूथर किंग सीनियर जो थे वो ये बोलते थे कि उस समय के जो ईसाई धर्म था, उस समय का चर्च का प्रभुत्व बहुत ही ज़्यादा था। आपने पढ़ा होगा पुनर्जागरण, आपने पढ़ा होगा अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि चर्च किस तरह से आप कोई भी पाप कीजिए लेकिन 1000 रुपये का दान कर दीजिए, 10,000 रुपये का दान कर दीजिए, चर्च को, पादरियों को दान कर दीजिए, तो आपके सारे पाप कटित हो जाते थे। तो इसी को लेकर, चर्च को सुधार को लेकर, धर्म को सुधार को लेकर बहुत काम किया था किसने, मार्टिन लूथर किंग सीनियर जी ने। तो भारत में धर्म के सुधार को लेकर किसने काम किया, तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने क्या नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो। आर्य समाज क्या करती थी भारत में, आर्य समाज करती थी कि जो जाति प्रथा है, मूर्ति प्रथा है, हिंदू धर्म में आडंबर के जो पैठ बढ़ गई है, पुराण और जो रामायण और महाभारत, इन पर जो आधारित एक धर्म का, देखिए ये पुराण कोई ख़राब नहीं है, रामायण कोई ख़राब नहीं, महाभारत कोई ख़राब नहीं है, लेकिन इनके खराब तरीके से इनको एक्सप्लेन करना, जातिगत दृष्टिकोण को अपनाना, धर्म के मामले में जाति को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, मूर्ति पूजा को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, इन सब चीज़ों का इन्होंने खंडन किया था। यानी कि इन्होंने क्या नारा दिया था कि वेद के द्वारा जो स्थापित हमारा धर्म है वही मूल धर्म है, हमारा सनातन धर्म वही है। उसमें जातिवाद की बात नहीं की गई थी, उसमें किसी महिलाओं के साथ भेदभाव की बात नहीं की गई थी, उसमें आपका आडंबर की बात नहीं की गई थी, उसमें यज्ञ हवन कर्मकांड की बात नहीं की गई थी। तो इन सब चीज़ों के आलोचक थे कौन, दयानंद सरस्वती जी। आर्य समाज की स्थापना, अखंड खंडनी पताका लहराया था इन्होंने, आपको पता होगा। और 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आर्य समाज के बारे में मुझे मूल रूप से आपको बताना था। आर्य समाज का मंदिर अलग होता है, जहाँ पर आप मूर्तियाँ नहीं होती। अगर आपने देखा होगा, दिल्ली आए होंगे तो लाल किला के सामने ही आर्य समाज का बहुत बड़ा मंदिर है, आर्य समाज मंदिर। ओके, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। आर्य समाज के बारे में मुझे आपको बताना था। आपको ये बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किस शहर में हुई थी और दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या है, ये दो चीज़ें आपको बताना है। ओके, अगले टॉपिक पर चलें हम लोग। अगला टॉपिक तो नहीं है, अगला टॉपिक से जुड़ा हुआ एक और चीज़ है, बिहार स्पेशल है, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि छपरा के मोहिनी ने जीता था स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का खिताब। इसी तरह के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए फैक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। रोज़ अगर हम लोग 1 से 2 न्यूज़ भी कवर करते जाएंगे ना बिहार स्पेशल का, तो बहुत सारा हिस्सा आपका मैं कंप्लीट करवा दूंगा। 1 जून 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार शतरंज संघ की ओर से सिवान में, कहाँ पर आयोजित हुआ था, सिवान में आयोजित हुआ था। बिहार शतरंज संघ की ओर से सिवान में आयोजित स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चैंपियंस खिताब का सारण जिले के छपरा के रहने वाली मोहिनी ने इस खिताब को जीता था। गर्ल्स का कहाँ पर हुआ था चेस चैंपियनशिप, सिवान में आयोजित किया गया है और बिहार शतरंज संघ की ओर से आयोजित किया गया है। किसने जीता है, तो इस बच्ची का नाम है मोहिनी। ओके, इस चैंपियनशिप में मोहिनी ने 4 जीत दर्ज की है। वहीं एकमात्र गेम वर्तमान राष्ट्रीय स्कूल अंडर 7 चैंपियन अंकित राज के साथ ड्रॉ हुआ।
उसके बाद से क्या है, स्टेट 11 गर्ल्स चैंपियनशिप में मोहिनी 4.5 अंक हासिल करके खिताब जीता था। इसके बाद वह राष्ट्रीय अंडर 11 प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि राष्ट्रीय अंडर 11 साल से कम उम्र के बच्चों का होता है ये। देखिए छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, इसी ने जीता है राष्ट्रीय 11 प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो यही मोहिनी कुमारी बिहार का प्रतिनिधित्व अब देश लेवल पर करने जा रही है। इसके बारे में क्या सवाल पूछा नहीं जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे। विदित है कि शतरंज में मोहिनी हमेशा से अच्छी खिलाड़ी रही है, उसने हमेशा शतरंज खेलने में रुचि रही है, इसमें वह अच्छा प्रदर्शन करती रही है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा इस छोटे से न्यूज़ को। छोटा सा न्यूज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्योंकि पहली बार इस तरह का नाम क्लियर हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर 11 साल की कम उम्र में एक बच्ची बिहार से जा रही है प्रतिनिधित्व करने के लिए। वो कहाँ के रहने वाली है, तो वो भी आपने देख लिया कि वो छपरा के रहने वाली है। ओके, और आज का वीडियो यहीं तक था, छोटा वीडियो था लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स हमने कवर किए हैं। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।